हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सब? कैसी चल रही है स्टडीज? आई होप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, पहले तो एक बात आज आपसे करनी है। आप सबको लग रहा है कि मैम करेक्शन विंडो की ओपनिंग जो थी, जो करेक्शन विंडो ओपन होनी थी, अब वो पोस्टपोन हो गई, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, क्या इफेक्ट कर रहा है आपको? कुछ नहीं ना। एग्जाम्स होंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से है, एग्जाम्स नहीं होंगे तो कभी तो होंगे, अभी नहीं होंगे तो वो पोस्टपोन होंगे ना। ये तो है नहीं कि आपके एग्जाम्स नहीं होने, एग्जाम्स तो होनी है, डिग्री तो आपको लेनी है ना। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। आप इस बात को भूल जाइए ना कि एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। आपका सिलेबस तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। चलो, अब बात आती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके लिए लेके आऊँगी फ्री रिविजनरी वीडियोस। तो वो ही प्रॉमिस फुलफिल करने का टाइम आ गया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फ्री रिविजनरी क्लासेस, फ्री रिविजनरी वीडियो, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास स्टूडेंट दो यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्टूडेंट जो मेरा रेगुलर बैच ले चुके हैं आयुष कंसल्ट टेक्नीशियन क्लासेस से, जिन्होंने अपना टेक्स्ट कंप्लीट किया, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स, चेक योर ईमेल आईडी, आपको ये बुक प्रोवाइड कर दी गई है वहाँ पर। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे क्लासेस नहीं ली हैं उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स, आप एक काम कीजिए, जो भी बुक आपके पास है, जिस भी बुक से आप अपना इनकम टैक्स, अपना जीएसटी पढ़ रहे हो, सिर्फ उसी बुक को साथ में रखो, नो वरी। आप उस बुक में भी देखो स्टूडेंट्स, टैक्स है, टैक्स के लॉज हैं, वो तो हर बुक में सेम रहेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बुक से कर रहे हो उसी बुक से आप इसकी रिवीजन कर सकते हो। जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वहीं से अपने पार्ट्स को, जो जो कंसेप्ट जहाँ जहाँ पर है, टिक करते रहना कि हाँ, ये हमारा क्लास में कवर हो गया, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे रिविजन हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स से हम आज की हमारी रिविजनरी वीडियोस का सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, टैक्स का क्या मतलब होता है? टैक्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? टैक्स का मतलब होता है, टैक्स इज अ फीस, टैक्स इज अ फीस व्हिच इज चार्ज बाय अ गवर्नमेंट। कौन चार्ज करता है? ये आपसे गवर्नमेंट चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है? तो टैक्स इसलिए चार्ज किया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेसिक सोर्स होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, नॉमिनल फीस ली जाती है, वो सब रेवेन्यू उनके पास। वो आप पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो रेवेन्यू कहाँ से आता है? जो टैक्स आप उनको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो टैक्स इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर आवर गवर्नमेंट। और स्टूडेंट, ये रिवीजन लेक्चर रहेगा, रिवीजन लेक्चर है। ऑलरेडी हम हमारे रेगुलर बैच में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को इन डिटेल कर चुके हैं, प्रोविजंस को इन डिटेल कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और कोई क्वेश्चन और कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्टूडेंट्स, कौन सा टैक्स होता है? टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? टैक्स होते हैं हमारे दो टाइप्स के। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा? तो डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है, जिसका चार्ज डायरेक्टली आप पर लेवी किया जाता है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन से दो टैक्सेस होते हैं? इनकम टैक्स और बताओ स्टूडेंट, टैक्स जो कि आपकी अगर फॉरेन असेट्स है, कुछ अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स है, तो जो उस पर आपसे टैक्स लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड होता है हमारा कस्टम ड्यूटी। आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन सा आप पर एप्लीकेबल है? सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप पर कौन सा एप्लीकेबल है? डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी कि जो हमारा इनकम टैक्स है, एक बात बताओ, कितनी लिस्ट हमने बात की हुई है, कितनी लिस्ट के बारे में हमने बात की हुई है? 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी लिस्ट के बारे में बताया हुआ है? 3 लिस्ट के बारे में। कौन कौन सी थी? लिस्ट 1 कौन सी स्टूडेंट? जिसमें यूनियन लिस्ट, जिसमें कि एक्सक्लूसिव पावर होती है पार्लियामेंट के पास कि जो मैटर्स लिस्ट 1 में यानी हमारी यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, वो उन पर एम्पावर होते हैं कि रूल्स बना सके। स्टेट, हमने दूसरी कौन सी लिस्ट पढ़ी थी? हमारी लिस्ट नंबर 2। लिस्ट 2 में क्या पढ़ा था हमने? हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जिसकी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो उस पर रूल्स बना सके। फिर हमने लिस्ट 3 पढ़ी थी, दैट इज आर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब स्टूडेंट, ऐसी लिस्ट कि जिसमें जो मैटर्स लिखे हुए हैं, जिसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैटर्स लिखे हुए हैं, उस पर रूल्स कौन कौन बना सकता है? पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी, ठीक है। इनकम टैक्स के रूल्स कौन एम्पावर है? स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के बारे में आपको कौन बताता है? जल्दी बताओ, इनकम टैक्स के रूल्स बनाने की पावर किसके पास है?
वो पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। इसका मतलब ये कौन सी लिस्ट में आ रहा है, ये आ रहा है हमारी लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 में, ठीक है। लिस्ट 1 में स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है अबाउट इनकम टैक्स। तो सबसे पहले लॉ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 246 का, आर्टिकल 246 के अंडर शेड्यूल है, शेड्यूल 7 शेड्यूल की लिस्ट 1 की एंट्री 82, बहुत अच्छे से क्लास में हमने इस कर रखा है, 82 एंट्री नंबर में लिखा हुआ है अबाउट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, एंट्री नंबर आपको याद हो गई, मोस्ट हाई चांसेस कि आपको एमसीक्यू में एंट्री नंबर वो पूछ सकते हैं। तो एंट्री नंबर 82 क्लियर। अब बात आती है कि हमारे इनकम टैक्स के कितने कंपोनेंट्स, इनकम टैक्स लॉ के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। रिवीजन क्लास है, आप सब ने बहुत अच्छे से किया हुआ है रिवीजन, जल्दी बताओ मुझे इनकम टैक्स लॉ के कितने कंपोनेंट्स है। हमारे टोटल 5 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स। फर्स्ट आर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके बारे में हम इन डिटेल बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब आया था ये इंडिया में, 1 अप्रैल 1962 को, क्लियर। सेकेंड स्टूडेंट्स, हमारे इनकम टैक्स के रूल्स 1962, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स कौन से थे 1962 के। फिर क्या है हमारा थर्ड कंपोनेंट, एनुअल फाइनेंस एक्ट का मतलब कि हर साल हमारे लिए अलग फाइनेंस एक्ट आता है। हमारे एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 वाला। पता है आपको कि कैसे एप्लीकेबल है, 2019 क्यों एप्लीकेबल है, वो हम सब ने बात की हुई है। एनुअल फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है कि फाइनेंस एक्ट जो कि हर साल लाया जाता है। अब बात आती है कि हर साल कौन लेकर आता है, व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आता है, नहीं। कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये आपका कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो फाइनेंस बजट को प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, हमारे पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट के बोथ लॉ ऑफ हाउसेस यानी राज्यसभा लोकसभा में जब वो पास कर दिया जाता है और उस पर असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब उस पर असेंट मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो बजट से वो कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, बजट से वो बन जाता है हमारा एक्ट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट कौन सा फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है, फोर्थ पार्ट हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमारा सर्क्यूलर्स का मतलब फ्रेंड कि जब भी कोई क्लैरिफिकेशन लेकर आता है हमारा सीबीडीटी, वो कुछ क्लैरिफिकेशन लेकर आता है, कुछ मैटर लगता है कि ये कंफ्यूजन आ रही है तो इस पर क्लैरिफिकेशन लानी चाहिए। वो क्लैरिफिकेशन किसके थ्रू आती है, वो आती है थ्रू सर्क्यूलर। तो कौन इसको इशू करता है, सीबीडीटी इशू करती है, क्यों, फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस। फिर हमने पढ़ा था हमारा नोटिफिकेशन में क्या पढ़ा था हमने, नोटिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी कुछ नोटिफाई किया जाता है, कैसे नोटिफाई किया जाता है कि मान लो कुछ अमेंडमेंट लानी है, पहले किसी और तरीके से एक्ट चल रहा था, कुछ और रूल था, उस रूल को कुछ चेंज करना है, अमेंडमेंट आनी है, तो कैसे आती है, नोटिफिकेशंस के थ्रू। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मिनट फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज केस लॉ डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब था, हमने केस लॉ भी रेफर कर रखे हैं। केस लॉज में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो CIT दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या और किसी अदर पार्टी के बीच में कुछ केस हुआ, क्या केस आया, उसका कोई डिसीजन आया, तो उन डिसीजंस को लेकर भी माना जाता है कि हाँ ये वो डिसीजन पहले से आया हुआ है, डिसाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, हाई कोर्ट ने कर रखा है, तो हम उन्हीं के डिसीजंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दैट इज केस लॉ डिसीजन, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ यहाँ पर ओवर होते हैं। कितने हमने पढ़े हैं, यहाँ पर हमने 6 की बात करी है, 6 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ 5 लॉ। तो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी क्लास ले रखी है उनको पता है कि मैंने 5 क्यों बोला, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती थी कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, इनको एक साथ माइंड में रखना, इसीलिए हमने वो करके 5 डिसाइड किए थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में भी हमने किया हुआ था कि कितने हैं ये हैं आपके 6। कैसे हैं 6, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स के रूल्स 1962, देन आया था हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट, फिर हमने पढ़े सर्कुलर, देन हमने पढ़े नोटिफिकेशन, फिर हमने पढ़ी हमारी केस लॉ के डिसीजन, ठीक है स्टूडेंट। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से क्लासेस नहीं ली वो कंफ्यूज मत होना कि ये 5 क्यों पढ़ाए गए हैं, वो 5 इसलिए पढ़ाए गए हैं, हमने क्लासेस में इनको थोड़ा कुछ मर्ज करके कुछ हमने किया था तो इसलिए, अब वरना 6 है, याद रखना।
चलो अब बात आती है कि इनकम टैक्स किस पर लगता है, किसको देना होता है इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट्स इनकम टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो कि लगाया जाता है टोटल इनकम पर। टोटल इनकम पर, किसकी टोटल इनकम पर? किसी पर्सन की टोटल इनकम पर, किसी पर्सन की टोटल इनकम पर। सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स किस पर लेवी होता है, विच इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। लेकिन अब बात आती है कि ये तो मैम आपने बता दिया कि ये टोटल इनकम पर लगता है, लेकिन क्या 10 साल पुरानी टोटल इनकम पर लग रहा है या कौन से, या 4 साल की टोटल इनकम पर, किस पे लग रहा है? तो स्टूडेंट्स ये लगता है टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर पर, प्रीवियस ईयर पर, टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अब पॉइंट आता है कि प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि मान लो आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी जिसमें आप कर रहे हो, मान लो इट इज 2019-2020, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 में जितनी आपने इनकम अर्न करी, जितनी आपने इनकम अर्न करी, उस पर आपको इनकम टैक्स कब पे करना होता है? आपके असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर यानी इससे फॉलोइंग, इमीडिएटली फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2020 2020 2020 2021। क्लियर? तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर आई होप अब आप सबको क्लियर है ना। उसकी बताती है कि मैम ये पर्सन का मतलब, नॉर्मल लैंग्वेज डिक्शनरी, नॉर्मल लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं कि पर्सन का मतलब क्या होता है। पर्सन मतलब एक ह्यूमन बींग। तो क्या यहाँ पर सिर्फ एक ह्यूमन बींग की इनकम पर ही टैक्स लगता है? आंसर इज नो। इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इनकम टैक्स में पर्सन में इंक्लूड होता है कोई एक इंडिविजुअल यानी वही ह्यूमन बींग। फिर और कौन होता है स्टूडेंट्स इसमें? कोई इंडिविजुअल, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई लोकल अथॉरिटी, वो सब कैटेगरीज हमने कवर की हुई हैं। तो पर्सन यानी ह्यूमन बींग नहीं, सब कैटेगरीज यहाँ पर इंक्लूसिव रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है। तो प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर जिसकी इनकम को अब आपने कंप्यूट करना होता है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर, असेसमेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की इनकम को इस नेक्स्ट इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर में कंप्यूट करते हैं, असेस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज असेसमेंट ईयर। क्लियर? चलो, लेकिन अब मुझे एक बात और, नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है? नॉर्मली प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है किसी भी ईयर 1 अप्रैल से लेकर, और ये एंड होता है 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का प्रीवियस ईयर होता है। लेकिन अब मान लो कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, वो स्टार्ट हुई ऑन सी ए डे 1 जुलाई। स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं पता मैं बताती हूँ, हमारा CA डे होता है 1 जुलाई को। ठीक है, तो मान लो हमारे CA डे पर स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई को स्टार्ट हुई है। तो अब ये स्टार्ट ही हुई है 1 जुलाई को, तो अब इसका प्रीवियस ईयर क्या 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे? मतलब जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी 1 अप्रैल को, आप कब से उसका प्रीवियस ईयर मानोगे? द आंसर इज क्लियर कट नो। कब से मानोगे? जिस दिन से वो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस है, अगर वो न्यूली सेटअप बिजनेस है, तो उसका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन से वो बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप हुआ। क्लियर? और कब तक होगा? वही हमारा 31 मार्च तक। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट असेसमेंट ईयर का मतलब है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ सकता है आपको। ठीक है, असेसमेंट ईयर मीन्स अ प्रीवियस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंस कब से होता है? ऑन द 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। मैम वाई 1 अप्रैल? तो देखो ना स्टूडेंट, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका था प्रीवियस ईयर, इससे नेक्स्ट ईयर आपका कब स्टार्ट होगा इनकम टैक्स में? 1 अप्रैल से। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, तो अब नेक्स्ट ईयर आपका कब आ रहा है? 1 अप्रैल 2020 से ना, 1 अप्रैल 2020 से। तो अब ये इसीलिए कमेंस होता है असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से। अब देखो पूरे साल की जब इनकम आ जाएगी, उसके बाद ही तो नेक्स्ट डे से ही, एटलीस्ट नेक्स्ट डे से ही आप स्टार्ट कर पाओगे कि हाँ चलो उसको असेस करते हैं। बीच में असेसमेंट कैसे करोगे? ठीक है, अब ये तो था हमारा जनरल रूल कि हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाता है असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाता है असेसमेंट ईयर में। लेकिन इस रूल के भी कुछ, इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे हैं जहाँ पर
प्रीवियस ईयर की इनकम को विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ही आपको असेस करना पड़ता है। यानी वहां पर आप वेट नहीं कर सकते कि चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर आएगा तब असेस करके देखेंगे, नहीं। क्या करना होगा आपको कि जिस टाइम पर वो प्रीवियस ईयर है विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ही आपको उसकी असेसमेंट करनी होगी, उसका टैक्स वहीं पर आपको पे करना होगा। सिंपल सी बात बोलूँ तो नेक्स्ट ईयर में जाकर टैक्स पे नहीं करना, वही टैक्स पे करना होगा। कि कौन कौन से केसेस थे स्टूडेंट्स, वो 5 केसेस। कौन से 5 केसेस थे जल्दी से बताओ मुझे। फर्स्ट केस था हमारा सेक्शन 172 का। सेक्शन 172 में क्या पढ़ा था हमने, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट मीन्स अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर बट ओ आर एंड आर बट एन ओ आर, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं बोल रही मैं। क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, जो पर्सन नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है और जिसका बिजनेस क्या है, शिपिंग बिजनेस है, यानी वो इनकम कहाँ से ले रहा है, अपनी शिपिंग बिजनेस से ले रहा है। अब वो शिप चाहे उसकी हो चाहे उसने चार्टर्ड करी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट जिस टाइम पर अब वो अपने शिपिंग बिजनेस की जब उसने इनकम अर्न करी और जब वो पोर्ट को छोड़ रहा होगा, इंडियन पोर्ट को वो लीव कर रहा होगा ना, तो बिफोर लीविंग इंडियन पोर्ट उसको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, उसके पास दो कंडीशन है, या तो वो हमारे असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करके जाए, सेटिस्फैक्टरीली आंसर दे दे। क्या था सेटिस्फाई, उसको क्या करना है कि हाँ मैंने अरेंजमेंट्स कर दिए कि आपको टाइमली इनकम टैक्स मिल जाएगा। नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिफोर लिविंग ऑफ दिस इंडियन पोर्ट उसको फिर अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। बात आती है मैम कितना इनकम टैक्स पे करे, उसको क्या पता कितने कितने एक्सपेंसेस कैसे कैसे वो करे, अब सारा कैलकुलेट करना है या क्या। तो स्टूडेंट इसके लिए था कि उसको जितना टोटल फेयर मिला, जितना टोटल फेयर मिला उसको मिला है या जो उसको मिलना है उस पर्टिकुलर उसकी शिपिंग पर, तो उसका स्टूडेंट 7.5% उसकी 7.5% को उसकी इनकम मान ली जाएगी और इस 7.5% पर उसको इनकम टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए इनकम कितनी मानी जाएगी, 7.5%। सेक्शन नंबर 172। सेकेंड हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 174। इसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़कर जा रहा है, पर्सन हु इज लीविंग इंडिया, हु इज लीविंग इंडिया, और अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इसका कोई चांस नहीं है कि ये फिलहाल वापस आने वाला है, अगर चांसेस नहीं है कि ये फिलहाल वापस आने वाला है, तो अरे फॉरेन में जाकर कहाँ इसको ढूंढेंगे, उसको बोल दो कि बिफोर लिविंग इंडिया आपको अपना इनकम टैक्स पे करके जाना होगा। क्लियर, कब तक का पे करना होगा, स्टार्टिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेकर, यानी 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर से लेकर जिस दिन तक वो इंडिया में है तब तक का पूरा उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर उसको अपना टैक्स पे करना होगा। ठीक है, वेरी फेयर इनफ। थर्ड है स्टूडेंट्स कि अगर कोई एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है जो कि बना ही किस लिए था, वो बना था कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर इवेंट करना था या कोई पर्टिकुलर पर्पस अपना सेटिस्फाई करना था। मान लो अब उनको क्या था स्टूडेंट कि उनको कहीं से कुछ पता चला कि चलो ये काम करते हैं, ये हम एक इवेंट, चलो मैं एक इवेंट की बात करती हूँ कि एओपी बने, एओपी बना कोई, एओपी फॉर्म किस लिए हुआ कि यहाँ पर एक ना XYZ नाम का इवेंट है उसको करेंगे या कुछ पर्टिकुलर पर्पस में उन्होंने अपना फॉर्म का सेटिस्फाई करना था। इसके बाद ये एओपी खत्म कर दी जाएगी, इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा क्योंकि ये तो बनी पर्टिकुलर पर्पस के लिए थी। तो अब स्टूडेंट्स अब मुझे अपने माइंड से बताना, आपकी पूरा इनकम टैक्स पड़ा हुआ है, क्या इनकम टैक्स को, क्या हमारी सीबीडीटी को रुकना चाहिए कि चलो ठीक है हम तो भाई नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जब नेक्स्ट ईयर आएगा इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर तभी इससे टैक्स कलेक्ट करेंगे, या उनको ये कहना चाहिए अरे जिस टाइम बस ये इवेंट सेटिस्फाई हो गया अब तुमने तो फिर अलग अलग हो जाना है ना, तो यहीं पर टैक्स पे करो। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, लॉजिकली जब वो डिसॉल्व यानी जब वो पर्टिकुलर इवेंट पूरा हो गया, अगर उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही बने थे तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहीं पर टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। अब स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को कि उनको एओपी और बीओआई में ना कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज एओपी एंड व्हाट इज बीओआई। उनको लगता है कि अरे दो या दो से ज़्यादा मिले, एओपी बन गया बीओआई मिल गया, तो क्या इसमें डिफरेंस है। स्टूडेंट सुनो, अगर तो एक बेसिक सा डिफरेंस बता रही हूँ आपको, बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। अगर तो जो ये एसोसिएशन हुई है ये पर्सन्स की हुई है, पर्सन मतलब इनकम टैक्स वाले पर्सन, यानी कोई इंडिविजुअल भी है या फिर उसमें कोई और पार्टनरशिप फर्म भी आ रही है, कोई कंपनी भी आ रही है, यानी एक पर्सन था ए, इंडिविजुअल है ए, एक कोई पार्टनरशिप फर्म है XYZ और कोई कंपनी थी CDE।
अगर ये तीनों मिले तो क्या हम इनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक इंडिविजुअल है, बाकी सब तो अदर पर्सन है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अगर ये तीनों पर्सन इंडिविजुअल ABC यानी तीनों इंडिविजुअल होते तो क्या होता है? ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बेसिक इसका डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अगर लग रहा है हमारे असेसिंग ऑफिसर, हमारे CBDT को, इनफैक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, कि ये जो पर्सन है ना, इसने जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, और इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का मेन मोटिव ही ये था कि अपने टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड कर सके, कि ट्रांसफर करने से उसकी टैक्स लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, इसलिए उसने ट्रांसफर कर दी कि मुझे टैक्स पे ना करना पड़े। लग रहा है ना, तो ठीक है, फिर किसी को फ्रॉड करने देना है कि रोको उसको वहीं पर, उसको बोलो कि अरे भाई रुक जा, अपना टैक्स यहीं पर पे कर दे। क्लियर? तो कब करना है ये? अगर पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन नंबर 175। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन हमने इस एक्सेप्शन का क्या पढ़ा था स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 176। इसमें इसमें क्या पढ़ा आपने? मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था हमने सेक्शन 176 में? हमने पढ़ा था कि अगर कोई बिजनेस है और वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, एबीसी बिजनेस है, एबीसी बिजनेस है, और अब वो कह रहे हैं कि हम तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में ही डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हम हमारा बिजनेस बंद कर रहे हैं। एबीसी कह रहा है भाई बिजनेस बंद कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, कुछ नया बिजनेस करना है। अब स्टूडेंट, अगर असेसिंग ऑफिसर में एट हिज ओन डिस्क्रिशन, यानी ये असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड है कि वो ऐसा करना चाहता है या फिर नहीं। असेसिंग ऑफिसर को, अगर ये उसका अपना डिसीजन है, ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर ये को लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या करे कि जिस दिन उसका बिजनेस मान लो डिसकंटिन्यू हुआ, एबीसी का बिजनेस, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, तो वो बोल दे उसको कि भाई 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 जुलाई 2019 तक का, मान लो 1 जुलाई को भी उसने बिजनेस अपना कंडक्ट करा, 1 जुलाई की शाम को बिजनेस बंद करा, तो 1 जुलाई 2019 तक का जो भी टैक्स है, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसको देना चाहिए, तो बोल सकता है भाई अपना इनकम टैक्स यहीं असेस करो और पे करो। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस का पॉइंट कब होगा? अगर एओ को लगता है, एओ में एट हिज ओन डिस्क्रिशन कैन डू दिस। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी ऐसे कुछ सोर्सेज हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ सोर्सेज हमने पढ़े थे जहां पर कि इनकम को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था वो, यानी कि असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है, कि भाई ये जो इनकम है इसने हमें सीधी सीधी बताई नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसकी इनकम है, हमें लग रहा है इसकी ये इनकम है, तो उसके केस में स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? देखो देखो, the following undisclosed sources of income are charged to tax in the previous year in which they are assessed by the assessing officer। मतलब स्टूडेंट्स कि मान लो एक्चुअल में जो इनकम थी ना, वो तो भाई 2017-18 की थी, लेकिन अब एओ को पता चला, असेसिंग ऑफिसर को पता चला 2019-20 में कि भाई इस पर्सन ने ना अपने इस इनकम के सोर्स को अनडिस्क्लोज रखा था, इसने तो हमें बताया नहीं था, मुझे पता चल रहा है, तो जिस साल में असेसिंग ऑफिसर उसको असेस करेगा, उसी साल की वो इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, उसी साल में मतलब उसको उस पर टैक्स पे करना होगा, उसी प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स पे करना होगा। क्लियर? तो इसमें स्टूडेंट्स हमने कितने पढ़े थे? हमने इसमें पढ़े थे अगेन 6 पॉइंट्स मारे। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नाम फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 68। ध्यान करो स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 68 कैश क्रेडिट, सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, याद किया था हमने इसको। ठीक है, इसमें क्या था स्टूडेंट कि अब अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई इसने अपनी बुक्स में ना कुछ अमाउंट को क्रेडिट कर रखा है, यानी इनकम साइड पे लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट साइड, लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर इसने, लेकिन ये तो हमें बता ही नहीं रहा कि भाई इसने अमाउंट तो लिख दिया, इसने लिख दिया कि मुझे 1 लाख मिले, कैसे मिले, कहाँ से आए, कब आए, कुछ नहीं बता रहा, अनडिस्क्लोज रख रहा है। तो अब ये जो उसका 1 लाख रुपया कैश क्रेडिट है, उसको क्या मान ली जाएगी? उसकी इनकम मान ली जाएगी। क्लियर? सेक्शन 68। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर उसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी, मुझे एक बात बताओ, अब आपकी ही बात करते हैं, ठीक है, आपको है कि आपको ना इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी कितने की करनी है? 10 लाख रुपीज़ की। आपने जाकर 1 मई 2018 को आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 लाख की। ठीक है, लेकिन उससे पहले तो आपने ये दिखाया ही नहीं, आपने क्या दिखा रखा था कि आपके तो बैंक में बैलेंस भी कितना है, 5 लाख है, वो उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट के बाद भी 5 लाख का 5 लाख ऐसे ही रहा, वो हिला भी नहीं, कैश था ही नहीं, इनकम कहीं और से हो नहीं रही इतनी। तो आप बताओ ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज आपके पास आए कहाँ से? अलादीन का चिराग आया,
10 लाख दिए, ऐसा कुछ होता है नहीं ना। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कि क्या है कि अगर आप ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दी, तो वेरी ऑब्वियस कि ये 10 लाख की आपको कहीं से इनकम हुई थी पहले, और जब वो इनकम हुई थी इसका मतलब आपने उस पर इनकम टैक्स भी पे नहीं किया। तो अगर ऐसी कोई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, सेक्शन 69 उसको आपकी अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन मनी एटसेट्रा, यानी सेक्शन 69A में वो क्या कहता है कि ठीक है भाई, हमने स्टूडेंट्स कैसे याद किया था इसको स्टोरी की तरह कि ठीक है भाई इन्वेस्टमेंट वाली बात तो नहीं करा, लेकिन उसको पाया गया कि उसके पास कोई मनी है, उसको ऑनर पाया गया किसी मनी का, बुलियन का, ज्वेलरी या एक्सेट्रा पॉइंट्स का, मनी बुलियन ज्वेलरी का, और उसने ये नहीं बताया कि उसने बोल दिया मेरे पास बुलियन है, कितने का है, 5 लाख का है, आया कहाँ से, फिर से अल्लादीन का चिराग नहीं ना। तो इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई इनकम हुई थी जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो अब उस पूरे के पूरे 5 लाख पर आपको टैक्स पे करना होगा एट अ वेरी हायर अमाउंट ऑफ टैक्स रेट। क्लियर। फिर स्टूडेंट्स क्या था कि अब उसने क्या किया, उसने सोचा कैसे, स्टोरी में वही स्टोरी लिंक कर रही हूँ जो हमने क्लास में की थी। क्या था स्टूडेंट्स उसमें कि ठीक है भाई अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं करे तो पूरा इनकम टैक्स पे करना है, तो इस 10 लाख में से 5 लाख को एक्सप्लेन कर दो, 5 लाख को मत करो। तो अब अगर असेसिंग ऑफिसर को पता लग गया कि 5 लाख की इनकम, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो जो बैलेंस आपका 5 लाख था अब उसको इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट था स्टूडेंट्स अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर क्या था, इसमें कोई बहुत ही ग्रैंड लेविश पार्टी दे दी आपने, या फिर कोई और बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल कोई और बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिया, बड़ी सी बिल्डिंग परचेज कर ली। ठीक है, बिल्डिंग परचेज कर ली, इनफैक्ट चलो और ज़्यादा खुश हो जाओ, मॉल परचेज कर लिया, कितने का कर लिया, 25 करोड़ का, 25 CR का, 25 करोड़ का मॉल परचेज कर लिया। ये कहाँ से आए 25 करोड़, कहाँ से आए? तो इसका मतलब अगर आप या तो उसको सेटिस्फाई कर दो भाई लोन लिया कैसे आए कैसे नहीं कर पा रहे सेटिस्फाई, तो इसका मतलब आपको कहीं से पहले इनकम हुई थी जिस पर आपने टैक्स पे नहीं किया, तो आप टैक्स पे कर दो। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या था इसमें 6 पॉइंट, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अगर सेक्शन 69D क्या कह रहा था, मैंने बताया था आपको, याद कैसे करोगे, हुंडी डी 69D, हुंडी डी 69D, कि अगर आपने हुंडी पर कोई अमाउंट बोरो किया या फिर उसको वापस किया, रीपे किया, लेकिन कैसे किया, अदर देन अकाउंट पेज चेक किया, है तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, आपकी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। अब बात आती है कि मैम आपने बीच में बोला कि इस पर बहुत हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स लगता है, तो ऐसे कितना हाई रेट है फ्रेंड्स, इसका हाई रेट होता है 78%। जितनी इनकम मानी गई, फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपका 5 लाख था, तो उस 5 लाख पर 78% का टैक्स पे करना है, यानी अप्रॉक्स सारी इनकम ही ले ली उन्होंने आपसे। ठीक है, तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, 78% कैसे है, फ्लैट रेट है नहीं, 60% का टैक्स रेट है, इस पर आपका इस 60% पर 25% का सरचार्ज है, और 4% आपको लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो ये कैसे 78 आ रहा है आपका, 60 + 25 + 4, और ये 25% ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, ऑलवेज एप्लीकेबल हो रहा है आपका 60 + 25 + 4, 60 + 25 + 4 आपका 78% का ये रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि टोटल इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं। नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ, नॉर्मल पॉइंट आ रहा है आपका कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको कौन से प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, यानी स्टूडेंट आपका क्रक्स आ गया ये पूरे सिलेबस का। कैसे था, हमने अच्छे से कर रखा है, चैप्टर नंबर 2 में करा था हमने। रेजिडेंशियल स्टेटस देख लो, आर है, ओ आर है, एन ओ आर है या फिर एन आर बट ओ आर है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल गया, तो उसको इनकम के डिफरेंट हेड्स में उसको बाइफर्केट करना है। कितने डिफरेंट हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। फर्स्ट सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीवीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जिसकी जो इनकम है उसको क्लासीफाई करो। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई करने के बाद हर हेड के अंडर उसको जो जो डिडक्शन मिलनी है, जो जो एग्जाम्पशन मिलनी है, वो उसको देकर उसकी इनकम कंप्यूट कर लो। फिर क्या करनी है स्टूडेंट, अगर किसी की इनकम को क्लब करना है, क्लब मतलब स्पाउस की इनकम हो गई, माइनर चाइल्ड की इनकम है जो आपकी इनकम में ऐड होगी, तो उसको ऐड बैक करो, क्लबिंग होगी। फिर क्या किया जाएगा स्टूडेंट,
फिर क्या करते थे आप, अगर कोई पिछले साल का कुछ लॉस आ रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है या ब्रॉड फॉरवर्ड करके अब आपको उसको सेट ऑफ करवाना है या इस साल के किसी लॉस को सेट ऑफ करवाना है, तो वो सब करना है। दैट इज कैरी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। क्लियर। और स्टूडेंट्स फिर हमने किया था कि टोटल इनकम कंप्यूट करो। टोटल इनकम कंप्यूट करने का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करो, जीटीआई कंप्यूट करो, फिर इस जीटीआई में से डिडक्शन दे दो। दैट इज अंडर चैप्टर 6A जो आपकी डिडक्शन लिखी हुई है, डिडक्शन दो, उसके बाद आती है हमारी टोटल इनकम जिस पर टैक्स पे करना होता है। टैक्स पे करना होता है, कितना पे करना होता है, तो उसके लिए आती है आपकी टैक्स लायबिलिटी जिसके लिए है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेट्स। तो अब पढ़ते हैं हमारे डिफरेंट रेट्स जो कौन बताता है हमें, हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट बताता है। क्लियर। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं डिफरेंट पर्सन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, इंडिविजुअल के केस में देयर आर 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी है, द फर्स्ट कैटेगरी इज नॉर्मल पर्सन जिसको हम कहते हैं। सेकंड, अगर कोई आपका सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यानी जिसकी एज 60 ईयर्स या फिर उससे हायर है। फिर कौन था स्टूडेंट्स आपका सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन यानी जिसकी एज 80 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा। ठीक है, पहले बात कर रहे हैं नॉर्मल पर्सन जिसको मैं बोलती हूँ, यानी जिसकी एज 60 साल से कम है। अगर 60 भी पूरी हो गई, 60 भी पूरी हो गई तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हो जाता है। ठीक है, अगर उसकी एज 60 ईयर्स से कम है तो क्या एग्जाम्पशन लिमिट थी स्टूडेंट्स, यानी ऐसा कितनी इनकम थी जब तक उसको टैक्स पे करना ही नहीं था, अप टू ₹2,50,000 उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर स्टूडेंट्स अब चलो एक काम करते हैं, तीनों कैटेगरीज का मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। ठीक है, तो अगर पहले बात करें हम नॉर्मल पर्सन की जिसकी एज 60 ईयर से कम है, अप टू 2,50,000 नील रेट ऑफ टैक्स, कोई टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद 2,50,000 से लेकर अगर 5 लाख तक की इनकम है, 2,50,000 से लेकर 2,50,001 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर कितना टैक्स पे करना है, 5%। 5%। फिर स्टूडेंट 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक पे कितना है आपका 20%, और 10 लाख से अबव वाली पर टोटल 10 लाख से अबव जितनी भी इनकम है कितना उस पर आपका 30%। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर कोई सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन का मतलब यानी जिसकी एज 60 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है। लेकिन अब मान लो 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा में तो 81 ईयर्स भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो क्या इसको भी हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में मान लें? नहीं मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट? बिकॉज इनकी कैटेगरी होती है सुपर सीनियर सिटीजन की। बहुत बड़े होते हैं ना ये हमसे एज में, तो सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो इनके लिए अलग से स्लैब रेट्स है। इसका मतलब जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है बट 80 ईयर्स से कम है, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा बट 80 ईयर्स से कम, इनकी एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है, 3 लाख। अप टू ₹3 लाख दे हैव टू पे नील रेट ऑफ टैक्स, दे आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स अमाउंट। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट 3 लाख से फिर तो वही सेम रेट्स आपके, सिर्फ एग्जाम्पशन लिमिट चेंज थी और तो कुछ चेंज था ही, सेम वही। 3 लाख से 3 लाख 1 से लेके 5 लाख तक पे 5%, 5 लाख 1 से लेके आपका 10 लाख तक पर 20%, और 10 लाख से ऊपर वाले पे 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर आपका 30%। ठीक है, फिर आती है हमारी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजन वाली। उनके लिए भी कितना था फ्रेंड, 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब अब 5 लाख से ऊपर वाली पर तो हमारा कितना टैक्स रेट जाता है, 20% ना। तो इनका मतलब अब इनको सीधा 5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पर सीधा इनको लगेगा 20% का टैक्स रेट। और फिर जिसकी 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक, और फिर 10 लाख से ऊपर वाली पर 30%। क्लियर। तो आपका जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन इंडिविजुअल यहाँ पर कवर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास HUF, AOP, या फिर अगर केस आ रहा है BOI का या फिर AJP का यानी आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन का। इनके केस में क्या था, सब सेम है। AOP अगर आपका AOP, BOI, AJP दैट इज आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन है, या फिर HUF, इन चारों के केसेस में बाकी सब सेम है इंडिविजुअल जैसा। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इंडिविजुअल में जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी थी वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर सबको नॉर्मल माना जाएगा, सबको नॉर्मल माना जाएगा। क्लियर। तो अगर अप टू 2,50,000 नील रेट ऑफ टैक्स, अगर 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख तक की इनकम है तो 5%, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक पर 20%, और अबव 10 लाख आपका 30% का टैक्स रेट रहेगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि HUF के लिए तो उसकी कर्ता की एज देख लो या उसके किसी और मेंबर की, नहीं, सबके लिए आपके लिए नॉर्मल रेट चलेगा। फिर बात आती है फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी के लिए। तो इनके लिए क्या था, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी यानी यहाँ पर 3% की कैटेगरीज कवर हो रही है। तो हमने क्या बात की थी, 3% यानी 30।
30%, 30%, ठीक है। फिर हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पर आपका टैक्स स्लैब है, लेकिन कितनी थी, बहुत कम। क्या थी, अप टू 10,000 10%, अप टू 10,000 10%, 10,000 से ऊपर लेकिन अप टू 20,000 20%, और 20 से ऊपर वाली सब पर 30%, ठीक है। तो याद आ गया कैसे किया था हमने, 10 10%, 10 से ऊपर लेकिन 20, अप टू 20% और अगर इससे भी ऊपर वाली आपकी तो 30%, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कंपनी का गेन। स्टूडेंट्स कंपनीज कितने टाइप की हमने पढ़ी थी, दो टाइप की, फर्स्ट डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड फॉरेन कंपनी। पहले बात करिए डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक कंपनी में अगेन कौन से दो क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे कि अगर किसी की टर्नओवर या उसकी ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर या फिर उसकी ग्रॉस रिसीट्स प्रीवियस ईयर 17-18 सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर 17-18 के लिए अलग क्राइटेरिया था। क्या था, प्रीवियस ईयर 17-18 में अगर उसकी टर्नओवर या फिर उसकी ग्रॉस रिसीट्स जो हैं वो कितनी है, कौन सी कैटेगरी हमने स्टूडेंट्स में पढ़ी थी कि अगर वो लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ हैं, अगर वो लेस देन इक्वल टू यानी 400 करोड़ से कम या फिर उसके इक्वल है तो 25%, बाकी सबके लिए कितना लगना था स्टूडेंट, 30%। यानी प्रीवियस ईयर अगर मैं 1920 की बात करूँ तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 30% वाली में, 30% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है। आपको जो ये पढ़ाया गया है ना स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर 17-18 अगर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है तो ये चांसेस हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकता है। तो ध्यान रखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर 17-18 की टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है तो 25, अदरवाइज हर केस में डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30% का रेट है, 30% का फ्लैट रेट है, और फॉरेन कंपनी पे 40%, फॉरेन कंपनी में 40% हमने पढ़ा भी था, फॉरेन 40, ठीक है। तो फॉरेन के लिए 40% है। नेक्स्ट आता है सरचार्ज। क्या ये सरचार्ज हर पर एप्लीकेबल होता है, हर पर्सन पर नहीं। सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है अगर उसकी टोटल इनकम एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर जा रही हो। और स्टूडेंट्स फिर हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP दैट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कितने कवर आ रहे हैं यहाँ पे, 5 कवर। तो इसका मतलब अगर इनकी पांचों की इनकम 50 लाख से ऊपर की है, यानी कब से सरचार्ज स्टार्ट कर दिया हमने, 5 वाली इनकम से, यानी 50 से, 50 लाख से ऊपर, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर बट लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है तो कितना सरचार्ज था, 10%। 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू और लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है तो 15%। फिर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से कम या उस तक तो 25%। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अगर 5 करोड़ से ऊपर की उसकी इनकम जा रही है, टोटल इनकम जा रही है तो 37%। कितनी हमने यहाँ पे पढ़ी थी स्टूडेंट, इसका था 4 8। पहला कौन सा था आपका 10%। 10% कब लगता है, अगर 50 लाख से ऊपर की इनकम है लेकिन अप टू ₹1 करोड़ है, 10%। फिर 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू 2 करोड़ 15% है। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन अप टू और लेस देन और इक्वल टू आपकी 5 करोड़ है तो फिर कितना था, 25%। उससे भी ऊपर है तो भाई 37%, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, फिर हमने बात करी थी कैपिटल गेन में कि कैपिटल गेन चैप्टर में, चैप्टर नंबर हमने पढ़ा था हमारा कैपिटल गेन में कि ये कैसे कैसे नहीं लगता, तो वो मैं आपको यहाँ पर रिवीजन में भी सीधा डायरेक्टली कैपिटल गेन से ही करवाऊंगी, यहाँ से नहीं करवा रही, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि वो रेट्स रह गए हैं, जिस स्टूडेंट ने मुझसे क्लासेस नहीं ली कंफ्यूज मत होना। कैपिटल गेन के जो सरचार्ज वाले पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन चैप्टर में ही पढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा जा रही है सिर्फ और सिर्फ तब उनको सरचार्ज लगता है, और कितना, एक फ्लैट रेट है 12%, ठीक है। फ्लैट मतलब फ्लैट रेट क्या स्टूडेंट, सबके लिए ही फ्लैट रहेगा, कंफ्यूज मत होना, सबके लिए फ्लैट है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही रेट दिया हुआ है 12%। और कब लगता है, अगर उनकी इनकम, टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 2 रेट्स थे, 7% और 12%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा बट लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ तो 7%। अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा की टोटल इनकम है तो 12%। कितना, 7 और 12। ये तो बात हो गई आपकी डोमेस्टिक कंपनी की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ फॉरेन कंपनी की, तो क्या था फ्रेंड कि अगर उनकी टोटल इनकम, फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा बट लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ है तो उनके लिए रेट रहता है 2%। और अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 5%।
10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 5%। अब याद करो स्टूडेंट्स, इसको याद करने का तरीका, पहला 2%, पहला 2%, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब आपको फॉरेन के याद करने, फॉरेन कंपनी वाले याद रखो, 2%, 5%, 2%, 5%, फिर 5 + 2 7, 5 + 2 7 और 7 + 5 12, ठीक है। तो 5 + 2 7 जो यहाँ लिखा और फिर 7 + 5 = 12। देखो स्टूडेंट, वैसे तो आपको रेट याद रखना है, बट बाई चांस कुछ ऐसा लग रहा है तो ध्यान ऐसे करके कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये फॉरेन कंपनी का पॉइंट आपका कवर हो गया। उसके बाद आती है आपकी जो कि अमेंडमेंट है आपके लिए, आपकी फाइनेंस एक्ट 2019 से एप्लीकेबल हुई है। क्या था स्टूडेंट्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसमें अमेंडमेंट है, इसकी लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। उसने क्या बोला कि जिसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, जिसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी में से रिबेट दे दी जाएगी, कितनी, मैक्सिमम 12,500, मैक्सिमम 12,500। अब हो सकता है आपको लग रहा हो मैम व्हाई दिस अमाउंट इज कवर्ड हियर, दैट इज व्हाई ओनली 12,500 वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो स्टूडेंट 12,500 इसलिए बोला है, आप एक बार ना नॉर्मल कैटेगरी आपका 5 लाख का टैक्स निकाल के देखो कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। आपको 2,50,000 नील होता है, 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक पे आपका यानी 250 बैलेंस रह गया। उस पर अगर आप 5% कैलकुलेट करते हो उसकी टैक्स लाइबिलिटी, दैट कम्स टू 12,500। इसीलिए यहाँ पर 12,500 लिखा है। मतलब उन्होंने सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया कि अगर टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख है, अप टू 5 लाख से ऊपर की बात नहीं करिए, तो कोई भी टैक्स पे नहीं करना। लेकिन आप नॉर्मली अपने क्लाइंट को, या नॉर्मली आप नहीं बोल सकते कि अरे 5 लाख है तो टैक्स पे करना ही नहीं। क्यों नहीं करना, क्योंकि उन्होंने रिबेट दे दी अंडर सेक्शन 87A, रिबेट दे दी अंडर सेक्शन 87A। अब देखो, मान लो टोटल इनकम होती उनकी 3,50,000, टैक्स रेट जितना बनता, तो क्या उसमें से भी 12,500 की 12,500 की रिबेट मिलती? नहीं। तो अरे ये थोड़ी ना कि उनको कोई रिबेट दे रखी है 87A में, जो ये ज़्यादा वाला टैक्स रेट है ना, हमने कंप्यूट किया है, हमें रिफंड दे दो। नहीं, मैक्सिमम 12,500, या फिर जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना था, आपको करना था कि आपके इनकम टैक्स, और अगर आपका सरचार्ज भी लग रहा है तो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, जो कि हमेशा लगता है। अगर खाली इनकम टैक्स का पॉइंट है तो इनकम टैक्स पर, अगर इनकम टैक्स की लिमिट्स टोटल इनकम क्रॉस हो रही है 50 लाख से 1 करोड़ वाली से, तो उस पर सरचार्ज को मिलाकर जो अमाउंट आएगा उस पर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना है ये, 4%। कितना है हमारे फाइनेंस एक्ट के लिए इसका रेट, 4%, 4%। क्लियर। अब आई होप स्टूडेंट्स कि आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया है, इस पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इनकेस आपको कोई क्वेरी है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये चैप्टर रिविजन नहीं, आपको इसको इन डिटेल समझना है, लेकिन आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, इनफैक्ट अगर कोई भी चैप्टर आपको इन डिटेल समझना है और अपना बाकी बैलेंस आपके जो सिलेबस है कवर कर चुके हो, तो मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये क्वेरी रहती है कि अरे अब 1-2 चैप्टर्स के लिए क्या फिर से हम सारी क्लासेस देखें, इतना टाइम तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन है कि आप मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे रही हूँ, 7988741134। ये मेरी टीम का कांटेक्ट नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर चाहिए ना, आपको वही चैप्टर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके लिए नॉमिनल फीस है, बहुत नॉमिनल फीस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ से वो चैप्टर ले सकते हो, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, डायरेक्टली कांटेक्ट करो। अदरवाइज मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट इज ayushibansalclasses.in, ayushibansalclasses.in, AAYUSHI बंसल BANSAL क्लासेस CLASSES.in। आप वहाँ पर रेफर अपने विजिट कर लीजिए वेबसाइट। हर चैप्टर के आपको वहाँ पर रेट्स मिल जाएंगे, वेरी 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 नॉमिनल रेट्स, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ना के बराबर रेट्स है। वो भी इसलिए कि जिस टाइम आप पढ़ रहे हो तो हाँ आपको लगे कि अरे कुछ तो हमने पे किया है, तो भाई हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपकी कमिटमेंट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो फीस रखी गई है, अदरवाइज इट इज़ वेरी नॉमिनल, तो आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छे से रिविजन कर लो।